इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और लोगों का जो जोश और जुनून दिख रहा है, मुझे लगता है कि हम 15 से ज़्यादा सीट को हासिल करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जिनकी आबादी 2.5 से 3% है, उनको वो 20-20, 30-30 सीट देने को तैयार हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद देने को तैयार हैं। लेकिन हमारी आबादी 18% की है, हमें 6 सीट उनको गंवारा नहीं। और अकबर साहब ने कभी या अवैसी साहब ने कभी जात पात नहीं देखा, कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अकबर ओवैसी साहब लाल गेट वाली मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन करवाया। एमआईएम की ट्रोलिंग है। अगर मैं आपसे कुछ तीखे सवाल कर दूं तो वो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करते हैं। कितना जायज है? चंद दलाल जो ऐसे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं कि जाकिर अनवर साहब आ जाए। भाई क्यों आए जाकिर अनवर साहब? लोग बी टीम आपको इसलिए भी कहते हैं कि अगर लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो किशनगंज में अगर आप आते हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, बीजेपी का जो कैंडिडेट था और आरजेडी का जो कैंडिडेट था उसमें 0.5% से भी कम का फर्क था। तो अगर आपको 1-8% और वोट आ जाता तो आरजेडी के हार हो गई। पॉलिटिक्स में क्या है, अगर आप विनिबिलिटी नहीं है, अगर आप सीट नहीं जीत के आ रहे हैं तो क्योंकि आपकी आवाज़ तो कोई सुनेगा नहीं, आपको असेंबली जाना होगा, पार्लियामेंट जाना। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं AIMIM लीडर राशिद साहब के पास और अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक यात्रा होने वाला है और उनके बारे में भी बात होगी। तो राशिद साहब स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बैरिस्टर साहब का यात्रा होने वाला है, तो सबसे पहले आप यात्रा के बारे में बताइए, क्या है? देखिए, शेर हिंदुस्तान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सीमांचल दौरा होने वाला है। उनका एक यात्रा है, जिस यात्रा को सीमांचल न्याय यात्रा का नाम दिया है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के जिम्मेदारों ने। और ये हम लोगों के लिए समझिए कि अररिया जो कि पूर्णिया के लिए समझिए पहला यात्रा है। चूंकि अवैसी साहब अब तक अररिया विधानसभा के ताल्लुक से हों कोई रोड शो नहीं किए थे, इसलिए लोगों का एक खास जोश और जुनून देखा जा रहा है। लोगों में एक उत्साह है अवैसी साहब को देखने का। तो इसके लिए 25 तारीख को दिन के 3 बजे इंशाअल्लाह ताला अवैसी साहब जीरो माइल, अररिया के जीरो माइल आएंगे। फिर वहां से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए आज़ाद एकेडमी चौक, हॉस्पिटल चौक होते हुए, चांदनी चौक होते हुए, काली मंदिर रोड होते हुए गोरी चौक तक जाएंगे। फिर गोरी चौक से वापस NH पकड़ के हम अवैसी साहब की का यात्रा पूर्णिया की तरफ जाएगी। और वहीं पे गैयारी में ओवरब्रिज खत्म होने के फौरन बाद गैयारी में कन्या मध्य विद्यालय के पूरब तरफ एक सभा स्थल का आयोजन किया गया है, जिसमें अवैसी साहब का 10-15 मिनट का बयान होगा। एक तबका है अक्सर बोलता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो नॉन मुस्लिम आपको वोट क्यों करें? सर, मैं पिछली दफ़ा 2020 में पहली बार इस पार्टी से और ये पार्टी पहली बार अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ी। तकरीबन 1700 वोट मुझे हिंदू भाइयों का आया। तो उन्होंने क्यों दिया मुझे वोट? क्योंकि मैं तो ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदा था। ये सब विपक्ष के द्वारा एक कहने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। ओवैसी साहब मुसलमानों की, दलितों की, उन तमाम तरह पिछड़े वर्गों के लिए हक और इंसाफ की आवाज़ को उठाते हैं। अभी अकबर ओवैसी साहब जिस क्षेत्र से विधायक रहते हैं लगातार, चंद्रयान गुट्टा से, वहाँ पर ज़्यादातर आबादी हिंदू भाइयों की है। और हिंदू भाई हमारे ओवैसी साहब के, अकबर ओवैसी साहब के तस्वीरों पर दूध चढ़ाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है। और अकबर साहब ने कभी या ओवैसी साहब ने कभी जात पात नहीं देखा, कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। सिर्फ वो मजलूम देखते हैं कि मजलूम कौन है, मजलूम के हक के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अकबर ओवैसी साहब लाल गेट वाली मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन करवाया है। ये अकबर ओवैसी साहब की लड़ाई की वजह से ये मिला है। अकबर ओवैसी साहब ने असेंबली में आवाज़ उठाया कि भाई शहर में इतना बड़ा मंदिर है, उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी मरम्मत के लिए जो है सरकार फंड मुहैया कराए। तो चीफ मिनिस्टर ने 20 करोड़ रुपए दिया है उसमें मंदिर के। लोग बी टीम आपको इसलिए भी कहते हैं कि अगर लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो किशनगंज में अगर आप आते हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, तो ऑलमोस्ट 28% आपको वोट आया था। बीजेपी का जो कैंडिडेट था और आरजेडी का जो कैंडिडेट था उसमें 0.5% से भी कम का फर्क था। तो अगर आपको 1-8% और वोट आ जाता तो आरजेडी की हार हो जाती और बीजेपी जीत जाता।
तो ये भी एक सिनेरियो बन जाता है ना आप लोगों हो के साथ। सकता है सर, अगर हम 3-4% वोट ज्यादा ले आते तो हम एमएलए होते। जिस कैंडिडेट का डाटा आप निकाल रहे हैं उनका नाम कमरुल हुदा है। कमरुल हुदा साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के पहले विधायक रहे हैं। तो किशनगंज सीट से ऑलरेडी वो पहले जीत चुके थे। दोबारा जब 2020 के चुनाव में वो हार गए। तो आप देखिए, बी टीम की बात जहां तक है, मैं तो कहता हूं कि बी टीम आरजेडी है। वो इसलिए है, और गठबंधन भी है। गठबंधन, आरजेडी का जो गठबंधन है वो बी टीम है। वो मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि 2019 का आप पूरा रिजल्ट निकाल लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सर हम पूरे बिहार में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़े। वो किशनगंज में हमारे जो सूबाई सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वही चुनाव लड़े किशनगंज लोकसभा सीट से। 39 जगह पर हम नहीं लड़े, लेकिन हम जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी एमआईएम, वहीं से बीजेपी की हार हुई। बाकी 39 जगह पर बीजेपी फतेहयाब हुई। तो अब ये बताइए बी टीम कौन है। अभी रिसेंटली आप पूर्णिया के अभी देखिए, पूर्णिया में 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव का खुद का बयान और रिकॉर्ड है, जो लोग, जब अवाम जनता देख रही थी, उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा, चाहे तो इंडिया या नहीं तो एनडीए, मतलब चाहे तो मुझे वोट दो या नहीं तो बीजेपी को दे दो। ये क्या तरीका भाई? आप तो खुद इकरार कर रहे हैं, आपकी दोस्ती है बीजेपी वालों से, तो आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करें। आप बी टीम की बात कह रहे हैं कि महागठबंधन वाले या आरजेडी स्पेशली बी टीम है, तो अभी आप तो खुद ही गठबंधन करना चाह रहे थे सर, ये समझ में नहीं आई बात। सर फासिस्ट ताकतों को हराने का मंसूबा हम भी रखते हैं, और इसके लिए हमारे कौमी सदर, हमारे रियासती सदर और प्रदेश के जिम्मेदार, इसमें खुसूसन जनाब आदिल साहब, बड़े भाई आदिल साहब, और इंजीनियर आफ्ताब साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, इन तमाम लोगों की एक टीम पहले खत के ज़रिए, लेटर के ज़रिए उनको आगाह की कि भाई आप हमें भी गठबंधन में ले लीजिए। तो उनके तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, तो फिर हमारे जो सूबाई सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनके जितने भी कारवां में लोग हैं जो प्रदेश को देखते हैं, ये सारे लोग लालू यादव के आवास पे गए, और इन लोगों ने ढोल और नगाड़े के साथ ये कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप मुझे सिर्फ 6 सीट दीजिए। अब अगर ये देखिए, वो बीजेपी को अगर वो हराना चाहता है, तो बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं। हमें सिर्फ 6 सीट देने में उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जिनकी आबादी 2.5 से 3% है, उनको वो 20-20, 30-30 सीट देने को तैयार हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद देने को तैयार हैं। लेकिन हमारी आबादी 18% की है, हमें 6 सीट उनको गंवारा नहीं है। मुसलमानों की हिस्सेदारी उनको नहीं चाहिए सियासत में, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान अब बेदार हो चुका है। मुसलमान अब आपकी पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा। मुसलमान आपकी दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि मुसलमान भी सियासी हकदार बनेगा। और मेरे सूबाई सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब अक्सर कहा करते हैं कि लोगों, अपने अंदर सियासी बेदारी और सियासी शऊर पैदा करो। अगर तुम्हारे अंदर सियासी बेदारी और शऊर पैदा नहीं होगा, तो बेशक आपके बच्चे तहज्जुद गुजार क्यों ना हो जाएं, आपके 5 वक्तों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान का हाल ये है कि नमाज सजदे की हालत में हम होते हैं, ये सरकारी गुंडे पुलिस वाले हमें लात मारकर सजदे के हालत से भगाने की कोशिश करता है। हमारे आज़ानों, हमारे मीनारों से इनको तकलीफ होती है, हमारे नमाज पढ़ने से इनको तकलीफ होती है, हमारे दाढ़ी और टोपी के से इनको तकलीफ होती है, जिस वजह कर कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे सैकड़ों नौजवानों को, सैकड़ों लोगों को सिर्फ गाय और गोश्त के नाम पर हमारा मॉब लिंचिंग कर दिया गया, दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमें मार दिया गया। तो अब एक बात बताइए, आप हम पिछली बार आपसे बात हुई थी, काफ़ी डिटेल बात हुई थी, तो हम पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर जो 24 असेंबली का सीट आता है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। तो मैं ये चाह भी रहा हूँ कि आप डिटेल थोड़ा बताइए, जैसे किशनगंज से आपको कितनी सीटें आ रही हैं और क्यों लगता है कि आपको इतनी सीटें आ रही हैं, अररिया से आपको कितनी सीटें आ रही हैं, और उसी तरह से कटिहार से आपको कितनी सीटें आ रही हैं, पूर्णिया से कितनी सीटें आ रही हैं, अगर 24 सीट को आप थोड़ी रोशनी डाल पाएँ। सर, ये जो सीमांचल का जो इलाका है, जिसको आप पूर्णिया कमिश्नरी कहते हैं, हम लोग सीमांचल कहते हैं। सीमांचल का जो इलाका है, ये सीमावर्ती इलाका है। सीमावर्ती तो कोई वर्ड मुझे सीमावर्ती इलाका सीमांचल के ही नाम से मशहूर है फिलहाल। इस इलाके की हालत इतनी बदतर है सर कि ये पिछड़ा इलाका है। अल्पसंख्यक की एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। यहाँ पे लोग दिल्ली जैसे शहरों में, प्रदेशों में जाकर काम करने को भी बस है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं। यहाँ के लोग जो है अस्पतालों में या और सब जगह पर सही सुविधा नहीं, यहाँ पे कल कारखाने नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। यहाँ पर शिक्षा पर उतनी ध्यान नहीं दी जाती है
इसके लिए जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब और अब्दुल ईमान साहब ने एक आवाज़ उठाई थी कि सीमांचल को जो है एक अच्छा दर्जा दिया जाए, स्पेशल सीमांचल स्टेटस दिया जाए, अच्छा दर्जा दिया जाए। तो वो लड़ाई हम लोगों की चल रही है। किशनगंज में 4 सीट है, कितने सर जीत रहे हैं? सर और जितने भी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने सीमांचल को हमेशा से अनदेखा और अनसुना किया। ये लोग यहाँ से वोट लेकर कामयाब हो गए, लेकिन सीमांचल की तरफ किसी ने नजरें नहीं झुकाई, कभी न कभी पलट कर नहीं देखे कि इलेक्शन के बाद भी यहाँ के लोग किस तरह से बेबस होते हैं। ये सैलाब ज़दा इलाका है, ये गांव का इलाका है, यहाँ पर सड़कें, नदियाँ, ये सब बद से बदतर है सड़कों की हालत। तो मैं ये कहता हूँ कि सीमांचल के लोग भी अब जाग चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा 2020 में जब पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 सीट यहाँ से कामयाबी हम लोगों को मिली थी 5 सीटों पर। और इस बार हम लोग और भी मजबूती और भी तवानाई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्लानिंग भी है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और लोगों का जो जोश और जुनून दिख रहा है, मुझे लगता है कि हम 15 से ज़्यादा सीट को हासिल करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये तो परसेप्शन की बात हुई, मैं आपसे फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप सीट वाइज बताइए। सर हम 5 सीट तो ऑलरेडी जीते हुए थे, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, भले हम 5 सीट में कामयाब हुए, लोगों ने एतबार दिखाया, लोगों ने हम पर भरोसा किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि आरजेडी के लोगों ने, आरजेडी वालों ने हमारे 4 एमएलए को ख़रीद लिया, 4 एमएलए को अपने बाहों में ले लिया। लेकिन अब लोगों को इस चीज़ का भी गुस्सा है कि ये तमाम लोग जो आरजेडी से, अब एमआईएम से के नाम से जीते, ओवैसी साहब के नाम से जीते और आरजेडी में चले गए, तो उनका हिसाब किताब तो जनता लेने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे कि ये तमाम तर एमएलए की मुखालफत हो रही है, लोग खुद मुखालफत कर रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना असरार साहब का एक साहबजादे हैं, आईएनसी से शायद जीतते हैं। जी ठाकुरगंज से। जी जी, तो आरजेडी से हैं शायद, आरजेडी से सऊद साहब है। सऊद साहब, हाँ, तो उनको कैसे हराएंगे? अख्तरुल इमान साहब, तो अख्तरुल इमान साहब ने तो कंप्रोमाइज़ किया था उनके लिए सीट। सर अख्तरुल इमान साहब ने आपने 15 सीट बोला ना, तो मैं पहुंचना चाह रहा हूँ उस 15 अख्तरुल इमान साहब ने कंप्रोमाइज़ किया था। वो वक्त और हालात ऐसे थे कि अगर अख्तरुल इमान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो वहाँ से बीजेपी हुकूमत कामयाब होती। इसलिए जनाब अख्तरुल इमान साहब की बड़ी कुर्बानी रही है कौम व मिल्लत के लिए, और इसलिए उन्होंने अपने वजारत की कुर्सी को छोड़कर, है ना, अपनी कुर्बानी दी और जनाब असरुल हक कासमी साहब को मौका दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि जनाब मौलाना असरुल हक कासमी साहब एक आलिम दीन थे और कांग्रेस के सांसद थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, मेरी दुआएं हैं। लेकिन जब 3 तलाक का मुद्दा आया, जब हमारे शरीयत के साथ मदाखलत की जा रही थी, उस वक्त मौलाना असरुल हक साहब कासमी साहब को उनके पार्टी के लोगों ने बोलने नहीं दिया। जब मौलाना हजरत को लोगों ने पूछा कि आप ऐवान पार्लियामेंट में नहीं थे तो आप कहाँ थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। चूँकि अल्लाह वाले थे, अल्लाह का डर और खौफ था, उनको ये सदमा लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर वो सलाहियत दी थी कि मैं बोल सकता था अपने शरीयत की हिफाजत के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस जगह पर भी बिठाया था जहाँ से मैं अपने शरीयत की हिफाजत के लिए लड़ सकता था। लेकिन अफसोस, ना मैं बोल पाया ना लड़ पाया। मैं लोगों से कुछ तो कह दिया, लेकिन कल क़यामत के दिन जब बारगाह इलाही में जाऊँगा तो अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सदमा, ये गम वो बर्दाश्त ना कर सके और चंद दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंतकाल से चंद रोज़ पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, एक वीडियो के माध्यम से लोगों को कहा कि लोगों, मैं बोलना चाहता था अपने शरीयत की हिफाजत के लिए, मैं लड़ना चाहता था 3 तलाक बिल के खिलाफ, लेकिन मेरे पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। सर, ये कांग्रेस की सच्चाई और हकीकत है कि बीजेपी के द्वारा जब हमारे शरीयत पर हमला हुआ और ये कांग्रेस के बड़े नेता अपने ही सांसद को, आलिम दीन को, अपने ही शरीयत और अपने दीन की हिफाजत के लिए बोलने की इजाज़त नहीं देता है, तो मैं ऐसे पार्टियों को नहीं मानता। अच्छा ठीक है, आप शरीयत की बात करते हैं तो बात हो जाती है कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग की भी बात होनी चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये वीडियो पे बोलिए, जो एमआईएम की ट्रोलिंग है, अगर मैं आपसे कुछ तीखे सवाल कर दूं तो वो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करते हैं, कितना जायज़ है? एक तो मैं ये कहूँगा कि एमआईएम के कोई ये चिन्हित लोग नहीं है जो अगर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, पागलों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जो दीगर पार्टियों में हैं, लेकिन एमआईएम के किसी भी कमेंट पे आके वो लोगों को इस तरह से गालियां देते हैं ताकि एमआईएम की छवि बर्बाद हो सके, एमआईएम की छवि खराब करने के साजिश से ये लोग ऐसा कमेंट करते हैं। ये जितने भी लोग अगर अभद्र तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये एमआईएम के लोग नहीं हैं,
ये दीगर पार्टियों के लोग हैं, ये एमआईएम को बदनाम करने की एक साजिश। तो अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या संदेश करेंगे? मैं बस यही अगर वो कहूँगा, एमआईएम के चाहने वाले हैं, अगर एमआईएम के चाहने वाले ऐसे लोग तो मेरे नज़रों में अब तक नहीं हैं कि जो अब्यूज़ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अगर ऐसे लोग कर भी रहे हैं या सोचे भी हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आपसी भाईचारगी के साथ हम संवैधानिक तरीके से विरोध करें, ना कि किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सड़कों के ऊपर उतर कर हो। इससे हमारी छवि को भी नुकसान होता है, हमारे किरदार पर भी सवाल उठता है। चलिए आपकी सीट पे आ जाते हैं, अररिया की बात कर लेते हैं। 1,03,000 आबिदुर रहमान साहब जीते थे आईएनसी से, और आपने खुद ही बताया 10,000 वोट आया था आपको। कैसे इतना बड़ा गैप को कवर कर? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये देखिए कि अररिया में मेरी पार्टी पहली दफ़ा चुनाव लड़ी। उस वक्त कोई 3 तलाक, कोई बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं था, कोई एनआरसी का मुद्दा नहीं था, और मैं भी पहला दफ़ा कैंडिडेट था, पहली दफ़ा एमआईएम से अररिया से विधानसभा का। तो आबिदुर रहमान साहब चूँकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं थे, और इससे पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस से, उनके वालिद साहब भी कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं, तो एक सियासी ख़ानदान है इनका, सियासी परिवार है। और दूसरी तरफ आ जाइए शगुफ्ता अज़ीम साहिबा का, इनका भी एक सियासी परिवार है। अज़ीमुद्दीन साहब जो मिनिस्टर रहे उनकी बहू हैं, आफ्ताब अज़ीम पप्पू साहब की अहलिया हैं, और 20-25 सालों से जिला परिषद अध्यक्ष चेयरमैन के कुर्सी पर विराजमान हैं। और वहीं पर मैं तीसरे नंबर पर था, राशिद अनवर। मेरे ख़ानदान में कोई सियासत में दूर दराज तक नहीं। मेरे वालिद साहब भी मुझसे सख्त नाराज़ रहा करते हैं कि भाई ये कौन सी चीज़ करते हो तुम, ये कौन सा काम करते हो। लेकिन जब तक सियासत में अच्छे लोग और काबिल लोग आएंगे नहीं, तो इन पेशेवर लोगों को भगाएंगे कैसे। मेरी पार्टी पहली दफ़ा चुनाव लड़ी, मैं पहली दफ़ा अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ा। 1,20,000 मुस्लिम वोट पोलिंग होता है अररिया विधानसभा में, 55,000 से 58,000 वोट हिंदू भाइयों का पोलिंग होता है अररिया विधानसभा में। और शुरुआत का जो माहौल ऐसा था साहब कि एक तो टिकट मिलने में मुझे देरी हुई, आखिर वक्त में मुझे टिकट मिला, और मैं जब टिकट लेके आया तो 14-15 दिन का वक्फा हुआ। मैं प्रोग्रामिंग कम कर सका, मेहनत ज़्यादा किया, लेकिन प्रोग्रामिंग में कम कर सका, क्योंकि हमारा जो भी एनर्जी था प्रोग्रामिंग का वो टिकट में इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद भी हम चुनाव मजबूती से लड़े। तो एक वक्त था शुरुआत का कि लोग आबिदुर रहमान साहब को इलाकों में घुसने नहीं देते थे। ये 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं शगुफ्ता अज़ीम साहिबा को भी घुसने नहीं देते थे, क्योंकि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी। लोगों के निगाह में राशिद अनवर था, लोगों के दिलों में भी राशिद अनवर था। राशिद अनवर की मेहनत भी बहुत थी। कुछ कांग्रेस के लोगों के ज़रिए आखिर वक्त में एक भ्रम फैलाया गया, अपने ही लोगों को उन्होंने इलाकों में उतारा और ये कहा कि भाई आप जो है आपके अपने वोटों का बंटवारा ना करें। अगर आप अपने वोटों का बंटवारा करेंगे, अगर आप एमआईएम को वोट देंगे तो कांग्रेस भी हारेगी, एमआईएम भी हारेगी, बीजेपी जीतेंगी, लेकिन शगुफ्ता अज़ीम जीतेंगे, मतलब जेडीयू जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। इन लोगों ने तो, कांग्रेस वालों ने तो कई मस्जिदों में बाज़ाब्ते मीटिंग भी करवाया, कई तंजीमों को लेकर कई तंजीमों को इलाकों में छोड़ दिया। और मेरे लिए कोई स्टार कैंपेनर अररिया में नहीं आए थे, सिर्फ एक ओवैसी साहब। वोटिंग हमारा 7 नवंबर को था, ओवैसी साहब 27 अक्टूबर को आए थे अररिया विधानसभा में, और दूसरा सभा उनका नहीं हुआ। मेरे पास कोई स्टार कैंपेनर नहीं आया, मेरे लिए कोई मतलब बड़ा चेहरा नहीं आया हमारी मेहनत को। हमने अपना जान, अपना माल, अपने वक्त को लगाकर मजबूती से हमने चुनाव लड़ा, लेकिन आखिर वक्त में बस यही भ्रम की वजह से लोगों ने सोचा कि भाई रिस्क नहीं लेना है, तो सारे वोट का जो है वह सारा वोट कन्वर्ट हो गया कांग्रेस के एमएलए पर, कैंडिडेट पर। तो वो जीत गए चुनाव 1,03,000 से। अब 1,20,000 मुस्लिम वोट पोलिंग होता है, 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1,03,000 वोट उनको आता है। तकरीबन 54-55 हज़ार वोट जो हिंदू भाइयों का वोट है वो शगुफ्ता अज़ीम साहिबा को आता है, और 10,000 वोट हमें आता है। और बाकी के जो और भी मेरे से भी दिग्गज कैंडिडेट थे जो लोजपा से थे और दीगर पार्टियों से, वो सब 4थे-5वें नंबर पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी। मेरे राष्ट्रीय सदर ने एक चीज़ ये कहा है अक्सर बयानों में, पहले हारो, फिर हराओ, फिर जीतो। तो आप इसी बार जीतेंगे? नहीं, हम इसी बार जीतेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बोला ना कि आपके राष्ट्रीय सदर ने ऐसा बोला है। वो अक्सर ऐसा कहते हैं, लेकिन हम इसी बार जीतेंगे, क्योंकि अररिया सारे लोग
जो चुनाव जीते हुए थे वो भी, जो चुनाव हार गए वो भी अपने घरों में बैठ गए। क्षेत्र के समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं, पब्लिक के बीच किसी का आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के नेताओं के दिलों में एक चीज़ ये रहती है कि भाई हम मोटा रकम लेकर जाएंगे और जाकर जो है टिकट खरीद कर लाएंगे। तो मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सही नेता को चुनकर वोट देंगे तो पार्टी भी सही नेता को टिकट देगी। और जब ऐसे लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, जो पैसे के दम पर टिकट खरीद कर लाते हैं, वो जाकर अपने घरों में बैठते हैं, वो आपके परेशानियों से उनको कोई मतलब नहीं है। तो वही हुआ, जो जीते हुए लोग थे वो भी घरों में बैठे, जो हारे हुए लोग थे वो भी अपने घरों में आराम किए। लेकिन राशिद अनवर उसी तवानाई और उसी ताकत के साथ इलेक्शन हारने के दूसरे ही दिन से अपने आंसुओं को पोंछकर हमने मैदान में उतरने का काम किया। मैं अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी कमाता था और लोगों के दुख और दर्द में शरीक भी होता था। इसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अररिया में MIM इतनी मजबूत स्थिति में है कि दीगर पार्टियों के नेताओं जो अलग अलग पार्टियों में कतार में लगे हुए हैं टिकट के लिए, उनकी नज़रें भी MIM पर हैं। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं कि आप किसी भी सूरत पर, चाहे आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपने पावर के दम पर, पैसों के दम पर MIM का टिकट हासिल कर लूँगा, तो अररिया की बात मैं आपको कहूँ कि आप किसी भी सूरत पर टिकट हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राशिद अनवर 11 साल से इस पार्टी में है। जब यहाँ पे हमारे साथ 50 लोग भी नहीं था, उस वक्त हम उस पार्टी को यहाँ पर लाए और अपने जान और माल अपने वक्त को लगाकर मजबूती से इस पार्टी को सींचे हैं। खून और पसीना हमने लगाया है, 8-8 मुकदमे हम पर हुए हैं। और आज जब फसल काटने की बारी आई है और आपकी निगाहें हमारे घर और हमारे दरवाज़ों पर है, किसी सूरत पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग आपको जूतों से मारकर भगाएंगे, आप इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, आपने मेरी दिल की बात कही दी। अररिया के आप भी हैं, हम भी हैं, मार्केट में बहुत तरह की बातें होती हैं जो आपने इशारा में कहा भी, तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ कि एक तबका है जो दिन रात ये चर्चा करता है कि जाकिर अनवर साहब, क्योंकि कांग्रेस में भी अभी टिकट का कुछ हुआ नहीं है ऑफिशियली, तो मैंने कुछ देखा नहीं है, वहाँ भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उसमें जाकिर साहब भी हैं, फारबिसगंज से लड़े थे पिछली बार इलेक्शन, अररिया से भी वो MLA रह चुके हैं। तो एक तबका यह कहता है कि जाकिर अनवर साहब लेके आ जाएंगे MIM से टिकट। आपको तो आया ही होगा ये सुनने को। सर देखिए, जाकिर अनवर साहब पुराने लोग ज़रूर हैं, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब युवाओं की बारी है जिनके अंदर काबिलियत और सलाहियत हो। अब सियासत में वो चीज़ नहीं है कि आप बाहुबल है तो आप नेता हो सकते हैं, बल्कि अगर आप, अब वक्त बदल चुका है, अब अगर आपके अंदर काबिलियत और सलाहियत है तभी आप नेता हैं, तभी आप कौम के लोगों के सच्चे हमदर्द हो सकते हैं। आप अगर सूरजभान सिंह के दोस्त हैं, आप अगर बड़े बड़े माफियाओं के साथ में आपका उठना बैठना होता है, आप भले मजबूत लोग हैं, मैं मानता हूं कि आप कद्दावर लोग हैं अपने वक्त के, लेकिन आज आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों की बारी है, नया जनरेशन आएगा तभी सारे हालात, सारे मामलों में सुधार आएगा। और लोग ऐसा कहते हैं, चूँकि देखिए चंद दलाल जो ऐसे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं कि जाकिर अनवर साहब आ जाए। भाई क्यों आए जाकिर अनवर साहब? जाकिर अनवर साहब इलेक्शन से 6 महीना 1 साल पहले पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किए? उनको पहले ज्वाइन करना चाहिए था। आप इस फिराक में रहते हैं कि हम इस घर में भी जाएं, उस घर में भी जाएं, उस घर में भी जाएं, और जब मौका मिले जिसका दरवाज़ा खुले उस घर में घुस जाएं। ऐसा नहीं होता है। मतलब पॉलिटिक्स में क्या है, अगर आप विनिबिलिटी नहीं है, अगर आप सीट नहीं जीत के आ रहे हैं, तो क्योंकि आपकी आवाज़ तो कोई सुनेगा नहीं, आपको असेंबली जाना होगा, पार्लियामेंट जाना होगा। तो मैं बस एक जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, हर पार्टी का ये तो एक होता है ना कि भाई सीट जीत के आए, तो ठीक आपने कह दिया सीट नहीं, जीत के आए। सीट जीत के आए, और ऐसा लोगों का मानना है। अब वो इंटरनल मीटिंग तो आपकी क्या होती है वो तो नहीं पता अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। मुझे ये बताइए कि 2010 से 2015 तक जाकिर साहब अररिया के MLA रहे लोजपा से, है ना? लेकिन उनके विधानसभा में उन्होंने कितने सवाल को उठाया, कितना बोलना जानते हैं आप? वो थोड़ा सा उठा के देखिए आप रिकॉर्ड, क्या बोले विधानसभा में। आपको बोलना आना चाहिए ना। एक बच्चे को अगर भूख लगती है, वो बच्चा रोता है, तब जाकर माँ उसे दूध देती है। तो एक बच्चे के रोने के बाद उसकी माँ उसको दूध देती है, जो माँ उससे बेहद मोहब्बत करती है। लेकिन जब आप बोलेंगे ही नहीं, आप असेंबली में क्या पार्लियामेंट में भी बैठ जाएंगे, तो कोई फ़ायदा उससे अवाम को नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जाकिर साहब एक अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त और कदर करता हूं, लेकिन अगर उनको कोई लोग बहका रहे हैं तो इस बहकावे में वो ना आए, ये उनके लिए भी बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि जाकिर साहब लोजपा से चुनाव जीते, हम लोगों ने उनको अररिया लाया था जब, चूँकि वो इलेक्शन हारे थे MP के लोजपा से, तो लोगों का एक समझिए उनके प्रति एक मोहब्बत थी कि चलो बेचारा MP का इलेक्शन हार गया, मुसलमान चेहरे हैं, हम लोगों का हमदर्द बनेगा,
तस्लीमुद्दीन साहब के बाद लोग उनको देख रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जब उनको अररिया लाया तो वो लोजपा से चुनाव लड़े, लोजपा से एमएलए बने। लेकिन फिर वो लोजपा छोड़ के 2 साल के बाद जेडीयू में चले गए। उस वक्त सरफराज साहब भी जेडीयू से, जो कि हाट के एमएलए थे। जेडीयू में रहने के बाद इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, जिसके वजह से नीतीश कुमार की नज़रों में ये आ गए और नीतीश कुमार ने आखिर वक्त में ये कह दिया कि जाकिर अनवर बैरागी हो गया। आखिर वक्त में इनका टिकट भी कट गया जेडीयू से। मैं ये पूछता हूँ कि आप प्रेजेंट एमएलए थे अररिया से, अररिया के लिए अगर आपने काम किया, आपकी अगर टिकट कट गई, भले ही आपका क्या वजह रहा ये तो बहुत सारे अवाम नहीं जान रही थी, आपका टिकट कट गया, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा मामला था कि आप लोगों को फेस नहीं कर पाए? आप अररिया से मौजूदा एमएलए होने के बावजूद भी एक जो नई पार्टी बनी थी, पप्पू यादव साहब की पार्टी, हॉकी और स्टिक उनका सिंबल था, जन अधिकार पार्टी, आप उसकी पार्टी से अररिया छोड़कर फॉरबिसगंज से जाके चुनाव लड़े, तकरीबन 16 या 17 हज़ार वोट आप हासिल किए। उसके बाद फिर आप दूसरी दफ़ा कांग्रेस से आप चुनाव लड़े फॉरबिसगंज से, वहाँ भी आप 18-19 हज़ार वोट से हार गए। आप तीसरी दफ़ा फॉरबिसगंज नगर चेयरमैन का आप चुनाव लड़े, नगर पंचायत का, आप वहाँ पर भी हार गए। आप तो लगातार 3 टर्मों से हार रहे हैं। तो अब आपको फिर ये दिख रहा है कि भाई अररिया जाएंगे, अररिया के लोग बेवकूफ़ हैं, अररिया के लोग मुझे वोट दे देंगे। मैं कहता हूँ कि अररिया का नेता अररिया का बेटा ही बनेगा। बाहर के लोगों को अररिया के लोग कबूल किसी भी सूरत पर नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से आ जाइए, उससे कोई मतलब। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन है। अररिया में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर काबिलियत है, सलाहियत है, जो इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं। आप आज आकर एक भाड़े का घर लिए, आप फिर जीत के कहाँ जाइएगा, आपका कोई ठिकाना नहीं है। एक वक्त था, आपको लोगों ने दिया, अब हम लोगों की बारी है। अब आप छोड़िए, आप आराम से अल्लाह रसूल की बात करिए, आप किसी मस्जिद में, मदरसे में जाकर आप दीन और हदीस की बात कीजिए। आपने तो उनको आशीर्वाद ग्रुप में भेज दिया। और अब आपका वक्त नहीं है सियासत करने का, अब सियासत करने की बारी हम लोगों की आई है। बीजेपी की एक टीम है, वो आशीर्वाद ग्रुप कहते हैं, पता है आपको? नहीं, ये पता नहीं पता है। जैसे जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने भेज सर, मैं दिया। एक चीज़ ये भी कहूँगा, एक मिनट, कि ठीक है आप चले गए फॉरबिसगंज, 10 साल हो गए आपको, 15 साल हो गए अररिया से गए हुए। इस 15 साल के दरमियान कितने सारे मुद्दे आए, एनआरसी आया, लॉकडाउन आया, कोरोना जैसा महामारी आया, 2017 का सैलाब आया। कहाँ थे सर आप? आपने कभी आकर लोगों के हालत को देखा? कभी आप अररिया की जनता के आंसुओं को पोंछने का काम किए? कभी आप सड़क पर उतरकर एनआरसी के खिलाफ हमारे लिए नारे लगाए? कभी नहीं लगाए। इन 15 सालों में आपको अररिया का याद नहीं आया। अब जब चुनाव की वक्त आ गया है तो फिर आप जो है 2-4-10 लोगों के साथ, ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर का भी वोट का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों की तरफदारी पर वो अररिया आए हैं। मैं तो अपने सियासी उस्ताद भी हैं हमारे जाकिर साहब, मैं उनसे ये कहूँगा, बड़े भाई आप ऐसे लोगों के बातों में मत रहिए, क्योंकि ये लोग आपके नाव को डुबाने का काम करेंगे। मेरा बेहतर मशवरा है कि आप अररिया छोड़कर फॉरबिसगंज से ही तैयारी करिए। लांडे साहब भी आए थे आपके पास एक बार मिलने के लिए? देखिए, लांडे साहब जो मेरे पास आए थे, तो लांडे साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ये हमारी औपचारिक मुलाकात है, सियासत से दूर दराज तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि लांडे साहब अररिया के एसपी रहे थे और हम लोगों का जो बातचीत था वो काफ़ी दिनों से था। तो जब लांडे साहब ने पार्टी बनाया और लांडे साहब अररिया का उनका दौरा हुआ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। तो अब मैं आने वाले मेहमानों को तो मना नहीं करूँगा, वो आए और चाय पिए। सियासी कोई बात हम लोगों के बीच नहीं हुई, बस खबर खैरियत 10 मिनट बैठे और फिर चले गए। अभी प्रशांत किशोर किशनगंज आए हुए थे और वो अपने एक भाषण में कह रहे थे कि अवैसी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनको अच्छा मानता भी हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है। वो कहते हैं कि मुसलमानों की अपनी सियासी क़यादत होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि सियासी क़यादत होनी चाहिए, लेकिन हिंदू भाइयों को साथ लेके आना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि हम उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो वैसे हिसाब से मुसलमानों की बात कहाँ करते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे अभी पिछले लोकसभा में भी कई कैंडिडेट हिंदू थे और पिछली विधानसभा में भी हमारे कई कैंडिडेट हिंदू भाई थे। अभी भी जो हमारे बिहार के स्टेट सेक्रेटरी हैं राणा रंजीत सिंह, हालांकि उनके परिवार में, उनके घर में लोग दूसरी पार्टियों में हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनका जो विचार है, उस विचार के साथ वो हमारे साथ है और हमारी पार्टी उनको अपने धर्म के अनुसार
काम करने की इजाज़त दी हुई है। वो अपने तरीके से गले में भगवा गमछा डालकर वो जो है इलाकों में जा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो हमारी पार्टी कहीं से भी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती है, यह सब एक भ्रामक बात है। और प्रशांत किशोर जी को अधिकार है, वो चुनाव लड़े, हर किसी को अधिकार है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ पे सब पार्टियों को अधिकार है वो चुनाव लड़े, और वोट तो पब्लिक को देना है। पब्लिक तय करेगी, जहाँ की जनता तय करेगी कि हमारे लिए बेहतर विकल्प कौन है, हमारे लिए बेहतर कौन है, जनता उनको वोट देगी। अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर से आपकी बात होती है तो आने वाले टाइम में क्या आप लोग साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब अब्दुल ईमान साहब, वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई जब अगर हमें गठबंधन वाले अब शामिल नहीं करते हैं तो हम थर्ड फ्रंट की एक पार्टी बनाएं, गठबंधन बनाएं, थर्ड फ्रंट की एक गठबंधन को तैयार करें। हालांकि पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने एक थर्ड फ्रंट बनवाया था, जनाब अब्दुल ईमान साहब की क़यादत में एक थर्ड फ्रंट का निर्माण हुआ था। GDSF SF ऐसे बोल के गठबंधन थी, इसमें कई पार्टियां थी, मायावती भी थी उसमें शामिल। तो इस बार भी उसी तरह की बात हो रही है। अगर प्रशांत किशोर जी इच्छुक हैं तो हमारे आला कमान से बात करें, मिल बैठ के बात करें, फिर इन लोगों का जो बात आएगा वो अमल में आएगा, वो किया जाएगा। मतलब आप ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं, जो बीजेपी को शिकस्त देना चाहती है, ऐसी पार्टियां हमारे पार्टियों के साथ आकर बात करें, हमारे स्टेट के लोगों से आके बात करें। अच्छा, अब इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। आपको लोग देख रहे हैं, एक मैसेज दीजिए कि लोग MIM को क्यों वोट करें, और ख़ास स्पेशली राशिद अनवर, क्योंकि अररिया के कैंडिडेट होने वाले हैं, राशिद अनवर को क्यों वोट करें? सर देखिए, राशिद अनवर अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। राशिद अनवर हमेशा लगातार लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया है। अररिया के किसी भी मुद्दे पर अगर कोई भी मुद्दा उठाए तो सबसे पहले आवाज़ अगर उठी है, इन जालिम और बातिलों के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई को सबसे पहले लड़ाई की आगाज़ की है तो उसका नाम राशिद अनवर है। राशिद अनवर हर मुद्दे पर, हर मामले पर मुस्तैदी और मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इसलिए अररिया विधानसभा के लोगों के दिलों में राशिद अनवर राज करता है। राशिद अनवर अररिया के लोगों के दिलों में नेता बनकर नहीं बल्कि एक बेटा बनकर राज कर रहा है। और दूसरी बात है, MIM को लोग इसलिए पसंद करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक शख्स हैं जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर हमारे मस्जिदों, हमारे मीनारों, हमारे खानकाहों, हमारे मदरसों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ें उठती है, अगर कोई बातिल ताकतों की आवाज़ें उठती है तो बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमारे बहन और बेटियों के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब और नकाब को नोचा जाता है तो आवाज़ उठती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हमारे शरीयत पर, हमारे किसी भी मुद्दे पर अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो जब हमारे लिए बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लड़ते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो हमारे लोग भी इस बार वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही करेंगे। ये हमारे लोगों ने दिल में अहम अहद कर लिया, इरादा कर लिया, और इस इरादे को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। मुझे इतना यकीन है अपने लोगों पर। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।